नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के अंदर। तो दोस्तों हमारा हमारा चल रहा था चौहान वंश राजस्थान के चौहान वंश के बारे में हमने पढ़ा, अजमेर के चौहान वंश के बारे में। तो उसी की आज अंतिम क्लास होने वाली है। आगे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़ेगा, तो थोड़ा रिवीजन करते 1 मिनट के अंदर फिर शुरू करते हैं अगली क्लास के। तो दोस्तों, सबसे पहले अजमेर के चौहान वंश के अंदर हमने पढ़ा अजय राज, जिसने 1113 के अंदर अजमेर सिटी की स्थापना की, यानी कि अजमेर दुर्ग बनाया, जिसका वर्तमान नाम तारागढ़ दुर्ग है। ये पिछली पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों, उसके बाद में उसने एक मंदिर बनाया, जो विष्णु मंदिर, जो कि विष्णु के तीसरे अवतार वराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उसका पुत्र अर्णोराज शासक बना, जिसने एक झील का निर्माण कराया, जिसका नाम अन्ना सागर था। तुर्कों से रक्त रंजित धरती को धो करके चंद्रा नदी के पानी को रोककर उसने वो झील का निर्माण कराया। वो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हमने कल पढ़ा विग्रहराज के बारे में। विग्रहराज भारत का सबसे अच्छा राजा, अंतिम हिंदू सम्राट, सॉरी अंतिम तो पृथ्वीराज था, जो बहुत ही अच्छा अंतिम राज है। मतलब उसके समय अजमेर दिल्ली भारत की राजधानी रही थी। तो उसके बाद में हमने अर्णोराज के 3 पुत्रों के बारे में जाना। जो एक जगदेव था, जो चौहानों का पितृहंता के नाम से जाना जाता है, उसने 3 साल शासन किया। उसके बाद में विग्रहराज शासक शासक बना, उसने भी शासक किया। आज हम उसके तीसरे शासक के पहले एक और बीच में शासक आता है, जिसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय। उसकी कुछ खास बात है नहीं, उसकी केवल एक दो बात याद रखनी है आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोमेश्वर, जो कि उसका सबसे छोटा पुत्र था अर्णोराज का। उसके बाद में सबसे महान शासक है पृथ्वीराज तृतीय, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत उन 2 शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, इन शासकों को कुछ खास बात याद नहीं करनी, कभी भी नहीं पूछा गया, पर एक बार क्या क्रम वाइज पूछ लिया, सही क्रम वाइज चाहिए। तो पहले ये कहाँ पर सेट करते थे, किसी भी गाइड में आया नहीं। तो एक बार रीट में शायद क्वेश्चन आया था। उसके बाद में शासक को लेना शुरू किया। ये जो है विग्रहराज और सोमेश्वर के बीच में आता है। इसका शासनकाल की बात करें तो वो है 1164 से 69 के मध्य। इसके बीच में एक और शासक हुआ था, यानी कि वो विग्रहराज का शासन 63 में समाप्त हो गया था। और ये 64 मतलब 1 साल एक और शासक कुमार, ऐसा कुछ नाम आता है उसका। वो उसका उल्लेख ज्यादातर कहीं मिला नहीं मेरे को, इसलिए इसलिए हमको डायरेक्ट इसकी कोई ये याद रखना क्रम वाइज, बाकी इसकी कुछ खास बात है नहीं। उसने एक चित्तौड़ में अभिलेख के अंदर उसका नाम मिला था, उसका शासनकाल मिला, तो तब से गाइडेंस देना शुरू कर दिया। उसके बाद में शासक बना पृथ्वीराज तृतीय का पिता, जिसका नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर के शासनकाल की बात करें तो 1969 से 77 पृथ्वीराज के शासन बनने तक। इसकी बात करें, इसके समय तोमर शासक था कुमार पाल, अंगपाल, सॉरी अंगनपाल था, अंगनपाल उसका शासक। उसकी पुत्री थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी उस बेसिकली अंगनपाल तोमर, उसकी 2 पुत्री थी, एक का नाम आता है, एक का नहीं आता है। तो एक का विवाह तो हो गया था सोमेश्वर से, और एक का विवाह हुआ हुआ था, जिसके साथ विवाह हुआ उसका नाम तो नहीं आता। उसका पुत्र हुआ था गेडवाल, गेडवालों को यहाँ हुआ था। उसके बाद में कहानी आगे पढ़ेंगे हम क्या हुआ था। तो सोमेश्वर का विवाह हो गया, तो उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था हरिराज या हंसराज, और दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की बात करें तो सोमेश्वर ज्यादा शासन नहीं कर पाए। देखो, 8 साल शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका पृथ्वीराज के जन्म की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1167 के अंदर इसका जन्म हुआ था पृथ्वीराज का। तो 1167 से 1177 के बीच में बच्चा 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया। 11 वर्ष का बच्चा शासन कैसे संभाल सकता है? तो उसकी सरस का जो है, उसकी माता कर्पूरी देवी बनी।
यानी कि एक प्रकार से देखे तो ये भारत की पहली शासिका कह सकते हैं। वैसे तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, पर एक देखे तो हम इसने भी शासन किया था। तो उसके बाद भी इसका युद्ध है, थोड़े बहुत पहले युद्ध किए थे इन्होंने, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने एक युद्ध किया था, गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध, इस युद्ध की बात करें तो इसके समय उन्होंने नागा अर्जुनों का आगमन किया था। मतलब जैसे ये शासक बना 77 के अंदर, 78 के अंदर उन्होंने, ये युद्ध 78 के अंदर हुआ था। 78 ईस्वी के अंदर, 1178 ईस्वी के अंदर उन्होंने इसका विद्रोह किया, तो वो गया और इनका दमन किया। और जैसे ही वहां से सैनिक वापस आ रहे थे, युद्ध हुआ, तो इनके भी सैनिक, पास में दो दो राज्य पड़ते हैं, जिसमें एक राज्य पड़ता है चंदेरी, दोनों की सीमा लगती है अजमेर, और एक इधर पड़ता है कन्नौज, दोनों का शासक है। इसका नाम चंदेरी एक आता है, मेदिनी राय चंदेरी, मेदिनी राय। और यहाँ पर तो जयचंद गढ़वा बहुत ही फेमस राजा है। और यहाँ पर गुजरात का शासक है भीमदेव चालुक्य द्वितीय, भीमदेव द्वितीय चालुक्य, ये भी बहुत ही 1178 के अंदर मोहम्मद गौरी, जो कि बाद में युद्ध करे, इसने हमला किया तो इसने हराया था, बहुत ही ताकतवर शासक है। तो जैसे ही वहां से आ रहे थे वापस गुड़गांव युद्ध से, तो बीच में घायल सैनिकों को इसने क्या किया, पकड़ लिया। और ये तो माँ एक मतलब सैनिकों को पकड़ लेना, जैसे भारत का एक सैनिक किसी पाकिस्तान ने पकड़ लिया, तो वो एक सैनिक के लिए वहां पर जाके युद्ध करेंगे, क्योंकि सैनिक की बात नहीं, वो पूरे भारत की बात होगी। आज एक अपने कुछ नहीं किया तो पीछे बहुत सारे हो जाए। जिससे इन्होंने घायल सैनिकों को पकड़ा, तो उड़ता तीर इसने ले लिया, तो कई कई उड़ते तीर ऐसे सीधे कंठा के अंदर आके फंसते, तो यही हुआ। ये आया और इसने एक युद्ध किया 1182 के अंदर। उस युद्ध का जो नाम है वो तैमूर का युद्ध कह सकते हैं या महोबा युद्ध, ये दो तीन नाम आते हैं। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध 1182, तो इन्होंने आया और युद्ध किया और उसको हरा दिया, और अपने क्षेत्र का विस्तार इधर कर दिया। बहुत ही महान शासक था ये पृथ्वीराज, इसका तो ऊपर कितना है। और उसके बाद में बात करें तो एक बार हुआ क्या कि कन्नौज का शासक है जो जयचंद गेड़वा, इसने एक राजस्व युग यज्ञ रखा। यानी कि राजस्व यज्ञ वो करेगा जो जिसने पूरे भारत यानी कि आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया हो। पर ऐसा तो कुछ उल्लेख आता नहीं, फिर भी एक ग्रंथ है जिसको लिखा था चंद्रवर्दाई ने, वो इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड, उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार बात चल रही है, उसके अनुसार बात कर तो यहाँ पर जयचंद गढ़वाल ने एक यज्ञ रखा था, राजस्व यज्ञ। उसके अंदर सारे राजा, आसपास के जितने भी राजा थे ना, उन सबको बुलाया अपने पास। उसके साथ में इन्होंने कहा कि स्वयं उनकी एक पुत्री थी शिवंगिता, उनका स्वयंवर रखा जाए, स्वयं खर्चे के अंदर सारा काम निकाल लिया जाए। तो स्वयंवर के अंदर सारे राजाओं को बुलाया, और बुला के ऐसे ही जैसे ही मतलब ये हॉल बनाया बहुत अच्छा, यहाँ पर खुद बैठ गया, यहाँ पर सारे राजा बैठने के लिए कुर्सी लगा दी। अब सारे राजा यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ द्वार होता एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर एक मूर्ति बनवाई लोग, किसकी, इन भाई साहब की। इन भाई साहब को इधर बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया, वो कुछ इनके इन दोनों के शायद नाना जी सहम थे, उन राज्यों के बंटवारे के समय कुछ हो गया था, उसके लिए वो शायद यही कुछ मामला रहा होगा, तो इसलिए नहीं बुलाया होगा। नहीं बुलाया तो ये भाई साहब, मतलब ये घटना जो त्राइन के प्रथम युद्ध के बाद की थी, पहले नहीं, त्राइन के प्रथम युद्ध के बाद की थी, तो 1192 के अंदर ये घटना हुई।
तो हुआ क्या एक बार, मतलब इसके समय अगर इसकी उम्र देखो 77 62 67 से लगभग 25 साल के आसपास, तो 25 साल का बंदा हो गया। मेरू को भी स्वयंवर में जाना, किसको बोला, चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई ने कहा हमको वहां पर बुलाया नहीं, बिन बुलाए मेहमान हम नहीं बने। तो क्या होता है, हम भेष बदल के चलते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन हो गया तो चलो। तो वहां पर गए, वहां पर रुके, वहां पर देखा, ओके अरे, ओ तो आमना समान हो द्वार पर, बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं। वह तो देखा, जैसे ही भाई पहले आदमी ने देखा, क्या काम करो, रीट की तैयारी, रीट में तो पहुंचती कौन, रिजेक्ट। उसके बाद में फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन। अब राजकुमारी फोर्थ ग्रेड भी थोड़ी करेगी। उसके बाद में देखा, सारों को चेक, जो ही मुंडी आगे निकाले मना, ऐसे ऐसे ऐसे। उसने सोचा पृथ्वीराज को बुलाया होगा, बुलाया नहीं। तो उसने देखा पृथ्वीराज तो आया नहीं, क्या किया जाए। उसको तो शादी फिक्स थी। तो उन्होंने देखा भाई जी की मूर्ति बनी हुई है, आमने आई सही, जाके माला पहरा दी। तो वैसे ही माला पहराई, सारे राजाओं खड़े हो गए, "वो तेरे बेटी की नाके नाको लाग रही हो, तो माने क्यों बोला बेइज्जती कराऊं। तो मैं तो कहाँ तो आ माऊ के नहीं चुने, અને या बस नहीं सेव की तन मार। तो भी मैं एक शाणो आदमी हूँ, बुड्ढो बन गयो। वो तो स्वयंवर, स्वयंवर को मतलब इसके साबू कर सके। तो फिर आप आए मजबूरी में कराओ तो स्वयंवर के हुए। અને આ બી મૂર્તિ પર મૂર્તિ સહી જત ભાઈજી यूं ही मूर्ति पर पगे लगन डूबी, भाईजी खड़ा या पड़ती राज इत यहाँ कौन आएगा तो हमारे पगा। तो इतना एक घोड़ो मिलो, जो भी मिलो, भाईजी फरा अजमेर सीधा। और एक लार दी घोड़ो, भाईजी की स्पीड थोड़ी ज्यादा ही। हम तो ऑर्डर जारी किया कि ये कनौज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर क्या करें, भाईजी की स्पीड ज्यादा, भाईजी फरार यहाँ से। अब जिसने वो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज राष्ट्र चंद्रवर्ती, वो तो क्या कह रहा है, जैसे ही सहयोगिता को लेके आया, भाईजी 1 साल तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला, अंदर ही। अब हम इस बात को यहीं थोड़ी देर रोकते हैं, और भी है वो युद्ध के बारे में। अब यहाँ पर एक राज्य है गजनी। गजनी का एक शासक है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। वो भारत पर बार बार हमला किया, एक बार हमला किया था 74 78 बहुत बार। एक बार भीमसिंह ने हराया, अगली बार उसने सोचा कि पृथ्वीराज को घेरा जाए। तो जैसे ही वहां से निकला, इधर एक इलाका पड़ता है पंजाब के इधर भटिंडा, भटिंडा देखो, भटिंडा के अंदर जैसे ही आया, भटिंडा किसके अंदर आता था, पृथ्वीराज के अंडर आता था। तो पृथ्वीराज ने कहा हमारे एरिया के अंदर कैसे आना हुआ, कैसे तो कैसे, हमारा राज हम आएंगे, अगर हम तो बचना चाहते हो तो युद्ध कर लो। तो पृथ्वीराज ने बड़े अपने सैनिक को लेके गए, और वहां पर युद्ध किया। तो पहला युद्ध बड़ी आसानी से, तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन हरियाणा के अंदर है। 1161, तराइन मतलब हरियाणा, सारे बड़े युद्ध हरियाणा के अंदर होते हैं। तराइन के दोनों युद्ध, पानीपत के तीनों युद्ध, कुरुक्षेत्र जैसा महान युद्ध। मतलब हरियाणा का क्षेत्रफल देखे तो इतना ज्यादा नहीं है, हमारे बाढ़ में से लगभग छोटा ही।